पिंकी और मयूरी बचपन की सहेलियां थी और किस्मत के चलते दोनों की शादी एक ही मोहल्ले में हो जाती है। अब अक्सर ही पिंकी और मयूरी एक दूसरे से मिला करती। एक दिन मयूरी पिंकी के घर जाकर कहती है, तुझे पता है पिंकी, मेरी जो सास है ना, उन्होंने अपने सारे जेवर मुझे दे दिए रखने के लिए, क्योंकि उनका कहना ये है कि मैं इस दुनिया से कब चली जाऊं कोई पता नहीं है, तो ये सारे जेवरों का ध्यान ना मुझे ही रखना है। और वैसे भी ये सब जिम्मेदारियां तो मुझे बाद में भी संभालनी ही थी, अभी से संभाल लेती हूँ। पर मेरी सास तो बड़ी ही खड़ूस है यार, मुझे कोई जेवर नहीं देती है, बल्कि उन्होंने तो मेरे मायके से आए हुए जेवर भी अपने पास रख लिए और कहती है कि मुझे भी जेवर संभालने नहीं आते हैं, इसलिए वो मेरे जेवर रखेगी। अरे तू ये सब ऐसे कैसे होने देती है? मायके में तो बड़े रौब से रहती थी, ससुराल में आके तो तू भीगी बिल्ली बन चुकी है। क्या करूँ मयूरी, ससुराल वालों से जुबान भी तो नहीं लड़ा सकती ना। खैर मायके की बात तो अलग थी, मायके में तो मैं अपनी बहन के बाल नोच लेती थी, यहाँ सास के बाल नोचूंगी ना तो मेरा पति तो मुझे डंडे से ही मार डालेगा। अरे मेरी भोली भाली सी पिंकी, तू ये मत भूल कि आज का जमाना ना सास का नहीं बहुओं का है, तो तुझे अपने हक के लिए ना खुद ही लड़ना पड़ेगा, वरना ये सास नाम की बीमारी ना तुझे एक दिन खा जाएगी। मयूर की बात सुनकर पिंकी थोड़ी देर सोच में पड़ जाती है, जिसके बाद वो अपनी सहेली से कहती है, तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, मैं किसी न किसी बहाने से अपने सारे जेवर अपनी सास से निकलवा ही लूंगी। मयूरी इसी तरह पिंकी के घर में आग लगाकर चली जाती है। मयूरी के भड़काने की वजह से पिंकी अपनी सास के पास जाती है और कहती है, माँ जी, आज ही मुझे मेरे मायके से आए हुए सारे जेवर चाहिए, उन्हें अपनी अलमारी में रखना चाहती हूँ मैं। क्या हो गया बहू, तेरे पास रहे या मेरे पास रहे, बात तो एक ही है ना। नहीं माँ जी, बात एक नहीं है, अब सास का नहीं बल्कि बहू का जमाना है। अब मुझे कभी भी कोई जेवर पहनना हो तो बार बार आपके पास आना थोड़ी ना अच्छा लगता है। तेरी बात भी सही है, एक काम करती हूँ, हल्के जेवर तुझे दे देती हूँ और शादी ब्याह में डालने वाले जेवर मैं अपने पास रख लेती हूँ। आजकल ना चोरियां बहुत होती है ना, तो ऐसे सुरक्षित रहेगा। कोई बात नहीं, भागते चोर की लंगोटी ही सही, थोड़े जेवर तो वापस मिले। मयूरी सही कहती है, बहू का जमाना है सास का नहीं। ऐसे ही अपनी सास से सारे गहने निकलवाने होंगे मुझे। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। एक दिन मयूरी चिकन बनाकर पिंकी के घर देने आती है और उससे कहती है, अरे वो पिंकी, मैंने ना चिकन बनाया था, तो मैंने सोचा कि मैं तेरे लिए भी लेकर आ जाऊं। तुझे तो मेरे हाथ के चिकन बहुत टाइम से पसंद है। पर ये क्या मयूरी, तेरी शादी तो शाकाहारी ससुराल में हुई है ना, फिर तूने ये चिकन कैसे बना लिया? अरे मेरी प्यारी सी भोली भाली सी सहेली, तुझे कितनी बार बताना पड़ेगा कि ये सास का जमाना नहीं है, ये बहुओं का जमाना है। इससे तेरी सास को क्या प्रॉब्लम है? अगर तुझे चिकन खाना है तो तू खाएगी, साफ साफ बोल दे अपनी सास को। बहुत अच्छी बात है, मेरी सास तो मुझे कभी भी अपनी रसोई में मांस बनाने ही नहीं देगी। मुझे तो बाहर से मांस खरीद कर खाने में भी डर लगता है। अरे यही डर तो निकालना चाहती हूँ मैं तेरे अंदर से, क्योंकि तेरी सास ना तुझ पर काबू करना चाहती है, तुझे अपनी मुट्ठी में करना चाहती है। मयूरी फिर से आग लगाकर चली जाती है। अब क्या था, अब पिंकी भी ऑनलाइन KFC से चिकन ऑर्डर कर देती है और सोफे पर टीवी देखते हुए खाने लगती है। जैसे उसकी सास ये देखते हैं कि पिंकी घर में मांस खा रही है, तो ये देखकर उसकी सास उससे कहती है, बहू ये सब क्या है? तू जानती है ना मैं घर में सुबह शाम पूजा पाठ करती हूँ, फिर भी तू घर में मांस खा रही है। अगर तुझे खाना ही है तो बाहर जाके खा लेती। माँ जी, मैं बाहर जाकर मांस मछली क्यों खाऊं? अगर आपको पूजा पाठ ही करनी है तो आप भी तो बाहर जाकर पूजा पाठ कर सकती हो ना। अब आप चाहती हैं कि मैं इतनी गर्मी में ये थोड़ा सा मांस खाने के लिए बाहर जाऊं? अरे अच्छा लगेगा क्या बाहर का कोई आपको अगर मेरी शिकायत करे? बहू तुझे क्या हो गया है? आजकल तू हर बात में मुझसे बहस करने लगी है, पहले तो तू ऐसी नहीं थी। कोई बात है तो मुझे खुलकर बता। मैं तो बस वो कह रही हूँ जो सही है। आपने इस परिवार को कुछ ज्यादा ही अपने दायरे में बांध रखा है। हर किसी को अपनी मर्जी से जीने का हक है और मैं तो बस अपनी मर्जी से जी रही हूँ। हाँ भाई, अब तो सास का नहीं बहू का ही जमाना है। ठीक है, तुझे जो करना है तू कर ले। विभा बेचारी ये बोलकर निराश होकर वहाँ से चली जाती है और पिंकी को रोकना टोकना बिल्कुल बंद कर देती है। ये देखकर पिंकी को बहुत अच्छा लगता है। वो सुबह सब्जी बनाया करती और रात को वही खाने के लिए दिया करती। रात को झूठे बर्तन रसोई में छोड़कर ही सो जाया करती। उसका जो काम करने का मन करता वो तभी किया करती। ऐसे एक दिन पिंकी ने खुद से कहा, अब जब मुझे माँ जी ने हर चीज की इजाजत दे ही दी है तो क्यों ना अपने घर पर ही नॉनवेज बना लूं और फिर मयूरी को देकर आऊंगी, वो भी तो खुश हो जाएगी। पिंकी ने ये कहा और फिर खुद ही नॉनवेज का सामान मंगाया और नॉनवेज बनाने लगी। कुछ ही देर में उसने नॉनवेज बनाकर तैयार कर दिया। विभा ने ये सब कुछ देखा लेकिन उसे रोका टोका नहीं।
माँ जी, ये नॉनवेज मैं अपनी सहेली मयूरी को देने जा रही हूँ, आप घर का ख्याल रखना। पिंकी बिना अपनी सास का जवाब सुने अब वहाँ से अपनी सहेली के घर जाती है। जब वो अपनी सहेली के घर जाती है तो वहाँ का माहौल देखकर दंग रह जाती है। मयूरी अपनी सास को बुरी तरीके से मारपीट कर रही थी और उसकी सास बेचारी पीट कर रो रही थी। मयूरी कौन से बुरे कर्मों की सजा दे रही है तू मुझे? मैं पूरे घर में झाड़ू पोछा करती हूँ, तू मुझे रूखी सूखी रोटी दे देती है, वही खा के मैं गुजारा कर लेती हूँ, फिर मुझे मार क्यों रही है? बुढ़िया, ये तूने क्या किया? तुझे मैंने पहले ही बोला था ना कि मेरी गुलाबी कलर की साड़ी को प्रेस कर दियो। तूने ये पीली वाली साड़ी को प्रेस कर दिया। लगता है तेरे कान ना बुढ़ापे में खराब हो चुके हैं। इसमें ना गरम गरम सरिया डाल दूंगी ना, जब अच्छे से चालू हो जाएंगे। नहीं मयूरी, ऐसा मत कर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। मयूरी को अपनी सास के प्रति ये बर्ताव देखकर पिंकी को बहुत बुरा लगता है। पिंकी जैसी भी थी पर वो वैसी नहीं थी जैसी मयूरी। वो बस मयूरी के बहकावे में आ गई थी। जब पिंकी को पता चलता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। मयूरी जो कि अपनी सास पर हाथ उठाने ही वाली थी। मयूरी, तुम पागल हो गई हो, क्यों बेकार में अपनी सास पर हाथ उठा रही हो? सास तो माँ समान होती है। देखो पिंकी, ये जो ससुराल होता है ना, ये एक जंगल की तरह होता है जहाँ पर बहुओं के साथ अत्याचार किए जाते हैं। तो हम बहुओं को ना शेरनी की तरह रहना चाहिए, ताकि ये सास जो है ना हम पर अत्याचार ना कर सके। अगर मैं तुम्हारी तरह बकरी बनकर रही ना, तो मेरी सास भी ना तुम्हारी सास की तरह जीना हराम कर देगी। ये क्या बकरी शेर लगा रखा है तुमने? ये सास है तुम्हारी, तुम्हारे पति की माँ है, तुम्हें इनकी इज्जत करनी चाहिए और तुम उनके साथ ये बर्ताव कर रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? और सुन, अब ना ये बहू का जमाना है, सास का नहीं। तो अपनी सास को ना जूती की नोक पे रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम इनका बस चलने देंगे ना तो ये हमें जूती की नोक पे रखेंगे। मुझे तुमसे ये उम्मीद कभी भी नहीं थी मयूरी, तुम कितनी बुरी हो सकती हो। अरे तुम तो मुझे भी अपनी तरह बनाना चाहती हो। माफ करना, लेकिन आज के बाद मुझे कॉल या फिर मैसेज मत करना। इतना बोलकर पिंकी अब अपने घर आ जाती है और घर आकर देखती है कि विभा अपना सारा सामान बांध कर खड़ी थी, जिसे देखकर पिंकी कहती है, अरे माँ जी, ये सब क्या है? आप ये सामान लेकर कहाँ जा रही हो? बहू, इस घर को मैंने मंदिर की तरह आज तक संभाल कर रखा था और मुझे लगता था कि तू इस घर में मेरी बेटी की तरह रहेगी, लेकिन तू मुझे नौकरानी और खुद को मालकिन बनाना चाहती है। अब मैं इस घर में बिल्कुल भी नहीं रहूंगी, मैं इस घर में रह ही नहीं सकती। बहू तो बिल्कुल सही कहती थी, अब सास का नहीं बहू का जमाना है। अरे जमाना बदल रहा है, मैं कहीं भी रह लूंगी, लेकिन अब इस घर में कभी नहीं रहूंगी। ये बात सुनकर पिंकी को बहुत बुरा लगता है और कहती है, माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। दरअसल मैं अपनी सहेली मयूरी के बहकावे में आ गई थी और मैंने ना जाने आपके साथ क्या क्या किया। माँ जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं पिंकी, अब तुम्हें इस घर को जैसे रखना है ना तुम रख सकती हो। अब मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगी टोकूंगी और ना ही कुछ कहूंगी। मैं तुम्हें सिर्फ एक माँ की हैसियत से बोलती थी और मैंने तुम्हें कभी किसी चीज के लिए, खाने पीने के लिए या किसी भी चीज के लिए कभी नहीं रोका है। बस मैं तुम्हें ये कहती थी कि मैं इस घर को अशुद्ध नहीं करना चाहती हूँ। नहीं माँ जी, ये सब बोलकर आप मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। ये जमाना ना तो बहू का है और ना ही सास का है। जो इंसान जैसे रहता है जमाना वैसा ही हो जाता है और मैं जमाने के साथ बदलना नहीं चाहती। मैं आपकी इज्जत करती हूँ और करती रहूंगी। मुझसे जितनी भी भूल हो चुकी है उन्हें अपनी बेटी समझकर माफ कर दीजिए। पिंकी की बातें सुनकर विभा को भी एहसास होता है कि पिंकी को अपनी गलती पर पछतावा है। वो पिंकी को माफ करती है, जिसके बाद पिंकी मयूरी से सारे नाते तोड़ देती है और अपने घर की जिम्मेदारियों पर ध्यान देती है। और उस दिन के बाद से विभा और पिंकी भी खुशी खुशी रहने लगते हैं। रुचि अपनी सेहत के लिए बहुत स्ट्रिक्ट थी, इसीलिए वो कभी भी बाहर का खाने से पहले 100 बार सोचती। एक बार रुचि की माँ कल्पना ने आलू के पराठे बनाए थे और वो रुचि को खिलाने जाती है। ये ले रुचि बेटा, मैंने आलू के पराठे बनाए हैं, खाकर बता कैसे बने आलू के पराठे। माँ, आलू के पराठे खिलाकर आप मुझे आलू जैसा ही करना चाहती हो क्या? कि कितना ऑयली है, मुझे देखकर ही फेस से ऑयल निकल रहा है। नहीं माँ, आपने बनाया है ना, ये आप ही खाओ, मैं नहीं खाऊंगी। कैसी पागल लड़की है तू। अरे आलू के पराठों में तो जान बसती है लोगों की, तुझे ये कैसे पसंद नहीं है? खाकर तो देख कैसे बने हैं। तुझे पता है मैंने इसमें चीज भी डाली है, बहुत टेस्टी लगते हैं। पहले तो इसमें से जो ऑयल निकल रहा है यही देखकर मेरा मन खराब हो गया, और अब आप ये बोल रही हो कि इसमें चीज भी नहीं डाला। अब तो ये मैं बिल्कुल नहीं खा सकती। इसमें तेल नहीं डाला मैंने, ये तो मक्खन है। माँ,
इसे मेरे सामने से लेकर जाओ, मैं नहीं खा सकती। आप मेरे लिए सलाद ले आओ या फिर सैंडविच ही बना दो, ये तो मुझसे बिल्कुल भी नहीं खाया जाएगा। जाना फिर खुद बना ले। पता नहीं कैसी औलाद पैदा की है मैंने। इतनी देर से किचन में खड़े होकर मैं इसके लिए खास आलू के पराठे बना रही थी और ये है कि बोल रही है इसे सलाद खाना है। ये तो वही है जिसे सोने की कटोरी में भले ही दे दो लेकिन प्लास्टिक की पत्तल में ही खाना खाएं। माँ, मैं बस अपनी हेल्थ का ध्यान रखती हूँ और मैं आपको भी यही सजेस्ट करूंगी कि आप ऐसा खाना खाना छोड़ दो। आपकी ही तबीयत खराब होगी ये सब खाकर। पता नहीं क्या मिलता है ये खाकर। कल्पना वहाँ से आलू के पराठे लेकर चली जाती है। अगले दिन रुचि जब कॉलेज जाती है तो कॉलेज में फेस्ट होता है। तभी रुचि की दोस्त प्रीति उसके पास आती है और बोलती है, तू कितनी देर से आ रही है? तुझे पता है ना आज हमारे कॉलेज में फेस्ट है और फेस्ट में कितना मजा आता है और तू फिर भी लेट क्यों आई? आधी स्टॉल तो हट भी गई है तेरे आने से पहले। यार, कोई ड्रेस ही नहीं मिल रही थी तो जल्दी में मेरे हाथ जो आया वही पहन कर आ गई। बताओ, यहाँ तो लोग जल्दी आने पर भी ऐसे आते हैं जैसे कुछ भी पहन कर आ गए और एक तू है कि बोल रही है लेट हो रही थी और फिर भी इतनी अच्छी बनकर आ गई है। बहुत सुंदर लग रही है तू। ये सब तो मेरी डाइट का ही असर है। अच्छा खाना खाने से मेरे फेस पर ग्लो आता है, तभी तो मैं बिना मेकअप के भी इतना ग्लो करती हूँ। अरे हद है यार, मैंने बस थोड़ी सी तारीफ ही की थी लेकिन आगे की अपने मुंह से बढ़ाई तो तूने खुद ही करने लग गई। एक तो वैसे ही तू इतनी लेट आई है फेस्ट में, ऊपर से बातें कर रही है। चलना अब जल्दी। प्रीति रुचि को वहाँ से खाने की स्टॉल के पास लेकर जाती है लेकिन वहाँ किसी भी स्टॉल से रुचि कुछ नहीं खाती। तभी प्रीति की नजर एक स्टॉल की तरफ जाती है जहाँ बहुत ज्यादा भीड़ लगी थी। वहाँ क्या है? इतनी भीड़ क्यों है वहाँ पर? चलना हम दोनों भी चलते हैं वहाँ। नहीं यार, मेरा मन नहीं है जाने का। वहाँ भी कुछ ऐसे ही खाने को मिल रहा होगा। मुझे तो कुछ बाहर का पसंद ही नहीं आता। रहने दे, हम दोनों यही ठीक है। यार तू कितनी बोरिंग है। आज हमारे कॉलेज में फेस्ट है, सब बच्चे एंजॉय कर रहे हैं और एक तू है जो मुंह बनाकर खड़ी है। एक दिन तो चलता है ना, तू आज भी ये सब नहीं खाएगी क्या? तुझे तो पता ही है ना प्रीति, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। मैं नहीं खा सकती। यार तू मेरे लिए चल ले। अब क्या तू अपनी सहेली की भी बात नहीं मानेगी? अच्छा ठीक है, तू मुंह मत बना, मैं चलती हूँ तेरे साथ। रुचि और प्रीति दोनों भीड़ में घुसते हैं तो देखते हैं कि सुमन भेलपुरी वाली थी और वहीं बोर्ड लगा था कि दिल्ली की भेलपुरी वाली। प्रीति ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। यार दिल्ली की भेलपुरी, तुझे पता है दिल्ली में इनकी भेलपुरी बहुत ज्यादा फेमस है। काफी लोग इनकी भेलपुरी खाने के लिए दूर दूर से आते हैं और ये आज हमारे कॉलेज में आई हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है? हमारे यहाँ भी इतनी तरह की भेलपुरी मिलती है, मैंने खाई नहीं है। लेकिन इतना तो मुझे भी पता ही है कि भेलपुरी हमारे कानपुर में भी मिलती है। हाँ तो मना कौन कर रहा है? मिलती है, लेकिन उसमें दिल्ली वाली बात नहीं होती ना। दिल्ली की भेलपुरी में अलग ही स्वाद होता है, तुझे बातों से पता नहीं चलेगा। रुक, मैं तुझे खिलाती हूँ तब पता चलेगा। अरे सुनिए ना, जरा 2 प्लेट मस्त तीखी भेलपुरी बना दीजिए। जी बिल्कुल सही पकड़ा है। भेलपुरी बनाने के लिए ही तो दिल्ली से कानपुर बुलाया गया है मुझे। 1 मिनट रुकिए, अभी बना कर देती हूँ। सुमन जल्दी से 2 प्लेट भेलपुरी बनाती है और उन दोनों को देती है। रुचि भेलपुरी खाने से बहुत मना करती है लेकिन प्रीति उसकी एक नहीं सुनती और जबरदस्ती उसे भेलपुरी खिलाती है। भेलपुरी खाना रुचि को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और वो बोलती है, यार क्या खिला दिया तूने मुझे, कितनी मस्त है। मैंने ऐसी चीज तो कभी नहीं खाई और इसे खाने के बाद तो यही लग रहा है मुझे जैसे मेरी जिंदगी में दिल्ली की भेलपुरी की कमी थी। मैंने तुझे कहा था ना, दिल्ली की भेलपुरी बेस्ट होती है। तूने मेरी मानी नहीं। यार मान गई मैं, ये दिल्ली की नहीं बल्कि वर्ल्ड की बेस्ट भेलपुरी है। मैं तो और खाने वाली हूँ ये। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं भी तो खाऊंगी। रुचि को दिल्ली की भेलपुरी बहुत ज्यादा पसंद आती है और वो एक के बाद एक प्लेट खाई जा रही थी। जब कॉलेज बंद होने का टाइम होता है तो रुचि घर आती है। घर जाने के बाद भी रुचि को दिल्ली की भेलपुरी ही खानी थी, इसीलिए वो अगली सुबह बस इंतजार करती है और जैसे ही सुबह होती है रुचि तैयार होकर तुरंत कॉलेज जाती है तो देखती है कि सारी स्टॉल वहाँ से हट चुकी थी। ये देखकर रुचि तुरंत ही प्रीति के पास जाती है और प्रीति से कहती है, यार आज कॉलेज में एक भी स्टॉल क्यों नहीं लगी? मुझे भेलपुरी खानी थी दिल्ली वाली की।
तू भूल गई क्या? कल फेस्ट का लास्ट डे था, इसीलिए स्टॉल लगी थी। आज तो सब वापस अपने अपने शहर चले गए होंगे। वैसे क्या बात है रुचि, भेलपूरी खा कर तू डाइट भूल गई? हट यार, एक तो सुबह सुबह उठकर मैं कॉलेज आई ताकि भेलपूरी खा सकूं, लेकिन यहाँ तो वो दिल्ली की भेलपूरी वाली ही नहीं आई। मैं घर जा रही हूँ। रुचि घर जाती है, लेकिन उसका मन नहीं लगता और उसे अब भी दिल्ली की भेलपूरी खानी थी। इसीलिए वो रसोई में जाती है और खुद ही दिल्ली की भेलपूरी बनाने की कोशिश करती है, लेकिन रुचि से भेलपूरी नहीं बनती और वो भेलपूरी बनाने के चक्कर में रसोई का पूरा सामान बिखेर देती है। तभी वहाँ रुचि की माँ आती है और अपनी रसोई का इतना बुरा हाल देखकर कल्पना को बहुत गुस्सा आता है और वो बोलती है, ये क्या है? तूने मेरी रसोई इतनी गंदी क्यों कर दी? एक तो वैसे ही तू रसोई में आती कम है और आज आई है तो रसोई का नाश मार दिया है तूने। ऐसा क्या बनाया था तूने जो तूने रसोई का ऐसा हाल कर दिया है? माँ, मैं कब से दिल्ली की भेलपूरी वाले की भेलपूरी बनाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन अब तक वैसी बन ही नहीं पाई है। मैं क्या करूँ माँ, मेरा बहुत मन हो रहा है दिल्ली वाली भेलपूरी खाने का। मैंने क्या सही सुना? तुझे डाइट नहीं करनी है, भेलपूरी खानी है? ये चमत्कार कैसे हुआ? माँ, मैंने अपने कॉलेज में कल भेलपूरी खाई थी। जिन्होंने भेलपूरी बनाई वो दिल्ली वाली थी। अपनी बेटी की बात सुनने के बाद कल्पना रुचि के साथ 2 दिन बाद ही दिल्ली जाती है और फिर वो दोनों वहाँ से भेलपूरी वाली के पास जाती हैं। आप तो शायद वही है ना जिन्हें मैंने कानपुर में देखा था? जी जी, बिल्कुल सही पहचाना आपने, मैं वही हूँ। मैं आपकी भेलपूरी खाने के लिए खास कानपुर से आई हूँ। आपकी भेलपूरी बहुत ज्यादा अच्छी थी, सच में ऐसा कभी मैंने कुछ खाया ही नहीं। और आपकी वजह से मेरी बेटी को डाइट के अलावा भी कुछ और दिखने लगा है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। चलिए आज की भेलपूरी आपको मेरे तरफ से। हाँ हाँ, जल्दी दे दो, अब तो रुका भी नहीं जा रहा। रुचि बड़े चाव से भेलपूरी खाती है और फिर सुमन से भेलपूरी की रेसिपी भी पता करके कानपुर वापस आ जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।